नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके राज्य की हर एक खबर मैं पहुंचाऊंगी। आज आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के क्या कुछ तैयारी है और ये लिस्ट कितना चौंकाने वाली है। तो साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव के रण से पहले कांग्रेस ने क्या मंथन किया, ये भी डिटेल में बताएंगे। प्रियंका का एमपी का दौरा कैसा रहा और इस दौरे को लेकर के बीजेपी ने उनको कैसे घेरा है, ये भी समझाएंगे। तो साथ ही उस मासूम की कहानी भी सुनाएंगे जिसने शिवराज से अपनी गुहार लगाई थी। तो चलिए करते हैं शुरुआत राजस्थान के जंग के साथ और राजस्थान के चुनावी मैदान के साथ। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही 41 उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठा दिया, लेकिन 200 सीटों में अभी 159 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जो पहली लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के बाद बीजेपी के नेताओं के तेवर में बदलाव जरूर दिखा और अब ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। इसी बीच अगर देखा जाए तो दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग में बीजेपी के टिकट दावेदारों पर मुहर लगेगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति को ध्यान में रखते हुए दूसरी लिस्ट को लेकर के क्या उम्मीद की जा सकती है, ये हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की रिपोर्ट से समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा राजस्थान की पहली चौंकाने वाली सूची आने के बाद अब दूसरी सूची और उसके प्रत्याशी लगभग 90 नामों पर चर्चा हो चुकी है। अरुण सिंह लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं। एक तरफ तो जो नाराज 41 सूची के बाद नाराज हुए विधायक जो अब बागी बनने की तरफ हैं, उनको मनाने की जद्दोजहद, और दूसरी तरफ जो दूसरी सूची आएगी उसमें किस तरह के नाम होने चाहिए, क्या कोई नाराज कैंडिडेट हो सकता है जिसकी टिकट कटेगी, उसको कैसे मैनेज करना है, ये तमाम एक्सरसाइज के साथ अभी राजस्थान में चर्चाओं का दौर चल रहा है। दरअसल जो पहली सूची 41 नामों की आई थी वो चौंकाने वाली भी थी, दिल तोड़ने वाली थी भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से वापस तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली थी। अब 15 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है दिल्ली में, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि तेलंगाना के साथ साथ राजस्थान पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें लगभग 90 नाम होने वाले हैं। अब ऐसे में क्योंकि पहली सूची में चौंकाने वाले नाम थे तो माना जा रहा है कि ऐसा क्या एक्स फैक्टर अब दूसरी सूची में होने वाला है। पहली सूची डी कैटेगरी की लिस्ट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और वहां पर अपने दिग्गजों को उतारा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये 90 नामों की सूची जो होगी, जिसमें कितने नाम फाइनल होते हैं, तमाम चीजें, ये ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस बार ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के नाम होंगे, यानी जिसमें ज्यादातर पुराने नामों को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि 73 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में। ऐसे में उनमें से ज्यादातर विधायकों को रिपीट भी किया जा सकता है। वसुंधरा राजे का नाम इस सूची में आ सकता है, जिससे कि जो सडनली एक अंडर करंट शुरू हुआ है, आपस में खींचतान पार्टी के अंदर शुरू हुई है टिकटार्थियों के नाम कटने से, उसमें थोड़ी गिरावट आए, थोड़ी खींचतान कम हो। ऐसे में जो दूसरी सूची है वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग वाली सूची देखने को मिलेगी, जिसमें ज्यादातर वो नाम होंगे जो अभी एग्जिस्टिंग विधायक हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, और साथ में कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो नई ज्वाइनिंग, जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको नाम दिया जाए। यानी कि लबोलुबाब यही है कि वो नाम होंगे जिन पर सहमति होगी, जिन पर ज्यादा खींचतान नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर बता दें कि 200 सीटों की विधानसभा में अभी कई दौर की चर्चाएं और मंथन बाकी है। तय आखिरकार केंद्र की सीईसी में ही होगा कि कौन मैदान में उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जैसे डीडवाना हो, क्योंकि वो पूरे नागौर की उस पूरे जिले की सीट को 10 सीटों को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अशोक गहलोत के सामने किसको लड़ाना है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब संभव। अब राजस्थान की रणभूमि के लिए अगर बीजेपी अपने पैमाने तय कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चेहरे को तय करने की तैयारी में जुटी है। चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन हलचल देश की राजधानी दिल्ली में है। इस बैठक के पीछे मकसद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करना है।
कांग्रेस की खास नजर छत्तीसगढ़ पर है, जहां का किला बचाकर रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से आने वाले कांग्रेस के मजबूत चेहरों को बैठक में न्योता दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिहाज से दिल्ली में कांग्रेस की बैठक काफी अहम है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हो रही इस बैठक में छत्तीसगढ़ की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का गणित क्या कहता है, ये भी अब आपको समझा देते हैं। प्रदेश चुनाव समिति के पास 90 सीटों के लिए 2000 से ज्यादा दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 300 लोगों की लिस्ट सबसे पहले बनाई गई। अब इस सूची में छटनी करके 64 सीटों पर एक नाम तय किया गया है। बाकी सीटों पर भी अभी उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय हो चले हैं और इन सीटों को लेकर के प्रदेश चुनाव समिति की 6 बार बैठक पहले भी हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली में हुई बैठक से क्या हल निकला और क्या कुछ सामने आया और कैसे कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ प्लान को आगे बढ़ा रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी अब पूरी रफ्तार में है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मिजोरम और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मंथन किया गया है। लिस्ट 15 या 16 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। खास बात यह है कि इसमें महिला प्रत्याशियों की भी संख्या अच्छी खासी होगी, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को इसी तरह बढ़ावा दिया जा सकता है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली। दिल्ली में छत्तीसगढ़ पर मंथन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एमपी में कांग्रेस अपना जोर आजमा रही है। चुनाव से पहले तैयारियों को धार देने और चुनावी माहौल तैयार करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश का रुख किया। ये बात और है कि प्रियंका अब एमपी पहुंची तो बीजेपी उनको सवालों में घेरती हुई नजर आई। बीजेपी ने प्रियंका को कैसे घेरा, इसको आप 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। एक तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची, लेकिन प्रियंका के इस दौरे को लेकर के सीएम शिवराज ने पीएफआई के बहाने कांग्रेस को घेर लिया। तो वही दूसरी तरफ प्रियंका का दौरा और उनको बीजेपी ने कैसे घेरा, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझा देते हैं। चुनाव की तारीखें करीब आने के साथ ही राज्यों में चुनावी हलचल भी नजर आ रही है। इसी बीच एमपी के मुकाबले में कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ी आदिवासी आबादी वाले इलाके मंडला का रुख किया। चुनाव के पहले प्रियंका कांग्रेस के वादों का पिटारा लेकर पहुंची। बिजली के बिल माफ और हाफ जैसी योजनाओं के साथ चुनावी वादों में पढ़ाई पर जोर देने के दावे भी शामिल थे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। चुनाव से पहले कांग्रेस की नजरें एमपी में आदिवासी आबादी पर टिकी है। मंडला का दौरा इस बात का सीधा इशारा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मुकाबले के लिए कांग्रेस को आदिवासी वोटर्स से पूरी उम्मीद है। शायद यही वजह है कि मंडला में भी प्रियंका ने जाति जनगणना वाला कार्ड खेला। जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। चुनाव के लिए प्रियंका एमपी में सियासी जमीन तलाश रही थी और इसी बीच बीजेपी प्रियंका के दौरे से पहले पूरी कांग्रेस को घेरती नजर आई। सीएम शिवराज ने पीएफआई पर एक्शन के बीच दिग्विजय के दावों के बहाने प्रियंका गांधी पर सवाल दागे। प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या आप?
मंडला वो सीट है जहां आदिवासी आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। ऐसे में चुनाव से पहले मंडला प्रियंका का पहुंचना इस बात का इशारा है कि कांग्रेस की नजरें आदिवासी वोटों पर टिकी है। अब प्रियंका का ये दाव चुनाव में कितना असर दिखाता है, ये तो जनता ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एमपी में सियासी दौरे और चुनावी खींचतान के बीच शिवराज सिंह चौहान एक लड़की की मदद के लिए सामने आए। हुआ दरअसल कुछ यूं कि एक लड़के ने अपने पिता के इलाज के लिए शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद शिवराज ने उस लड़के के पिता के इलाज के लिए सामने वो आए। लड़के की मदद के आदेश सीधे सीएम की तरफ से आया तो स्वास्थ्य महकमे ने फौरन इलाज की तैयारी शुरू की। एक मासूम लड़के मिसवाह के लिए शिवराज कैसे मसीहा बन गए, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीएम शिवराज के एक आदेश ने एक मासूम के पिता की जान बचा ली। एक चिट्ठी ने ऐसा असर किया कि मासूम मिसबाह के सिर से बाप का साया छीनने से बच गया। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां एक बच्चे की गुहार पर सीएम शिवराज ने एक्शन लिया और फिर स्वास्थ्य महकमे ने अपना काम शुरू किया। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने के लिए भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पहुंचे थे। ये सीट परंपरागत तौर से कांग्रेस की सीट रही है, बीजेपी का कमजोर इलाका है। इस सीट पर प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सबके मामा हैं और बड़ी बात यह है, एक रोचक एक तरह से किस्सा वहां देखने को मिला। जिस वक्त एक छोटा बच्चा एक पर्चा लेकर वहां पहुंचा और मुख्यमंत्री को दिखाया, जिसमें पर्चे में लिखा हुआ था कि उसके अब्बा जो हैं पिछले 4 महीने से बीमार हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने मंच से ही घोषणा की कि इस बच्चे के पिता को पूरा इलाज मिलेगा। इस बच्चे का माथा चूमा और अगले ही दिन चिरायु अस्पताल में उसके फादर को एडमिट भी करा दिया गया। भोपाल में रहने वाले मिसबाह के पिता पैसों की तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। पिता की परेशानी देख बेटे ने सीएम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। सीएम के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा, शिवराज मामा, निवेदन है कि मेरे अब्बा 4 महीने से बीमार हैं। वो चल नहीं पा रहे, उनके पांव काम नहीं कर रहे। आप मेरे अब्बा का इलाज करवा दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। आपका मिसबाह। चिट्ठी पहुंची तो आदेश सीधे सीएम से आया, जिसके बाद मासूम मिसबाह के दिल में फिर एक बार पिता को लेकर उम्मीद जगी। मंच से ही मुख्यमंत्री ने मासूम के पिता के इलाज का ऐलान कर दिया। तुमने जो कहा है कि मामा उनके इलाज में मदद करो, बेटा पूरा इलाज होगा, चिंता मत करना। मिसबाह जैसे भाइयों को ये मामा कभी निराश नहीं करेगा। हमारे पापा अब्बा ठीक होंगे बेटा। रात में सीएम ने ऐलान किया। अगली ही सुबह मिसबाह के घर पर एम्बुलेंस खड़ी थी। बच्चे के पिता को भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती किया गया है। उम्मीद है कि इलाज के बाद वो अपने पैरों पर चल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एमपी में भले ही शिवराज ने एक मासूम की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन बिहार में एक हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई। बक्सर में ट्रेन डिरेल क्या हुई, मदद की जगह सियासत जोरों पर है। जरूरत इस वक्त उन लोगों तक मदद पहुंचाने की है। बिहार में ट्रेन हादसे का शिकार हुए लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की है, लेकिन मदद से पहले नेताओं का शायद सियासत उन्हें नजर आने लगती है। मदद से ज्यादा अहमियत सियासत पर दी गई और अंजाम ये हुआ कि जिन लोगों तक मदद का हाथ बढ़ाया जाना था, आज वो सियासतदानों के पैतरों के मारे हैं। बिहार रेल हादसे ने कैसे नया सियासी खेल शुरू कर दिया, एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में रेल हादसे के बाद जहां सरकार से मदद की उम्मीद थी, वहां सियासी पैतरे और राजनीतिक कलाबाजियां नजर आ रही हैं। वो हादसा जिसने 4 लोगों की जान ले ली, 100 लोग जिस हादसे में घायल हुए, उस पर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। 12 घंटे बाद बिहार की सुशासन वाली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को होश आया। फिर सीएम साहब ने मौत का मोल लगाना शुरू कर दिया। घायलों के जख्मों को पैसों से भरने की कोशिश की। 10 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 50,000 का मुआवजा देने की बात नीतीश कुमार ने की, लेकिन साथ ही सियासी दांव भी चल दिया। जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया। तो हम ही न थे जी, तुरा पता है ना, सिर्फ अटल जी के टाइम में हुई ना, हमको रेल मंत्री बनाए हुए थे। एक एक काम कितना बढ़िया से करवाए, उसके चलते कम होना शुरू हुआ था।
तो ध्यान देना चाहिए। अब इन लोगों का काम है देना, लेकिन यहाँ जैसे ही आता है तत्काल हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, वो हम कर रहे हैं। अब बाकी जो कुछ भी हो रहा है तो उनको देखना चाहिए। वाह सीएम साहब वाह, 4 लोगों की जान गई है, 100 लोग घायल हैं और आपको इस बात की पड़ी है कि जेब किसकी खाली हुई, जांच किसकी झोली में गिरी। बीजेपी पर नीतीश कुमार ने सवाल दागे भरते कि बीजेपी भी नीतीश के बयान पर हमलावर हो गई। स्वाभाविक है, ये दुखद घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रेल प्रशासन इसकी पूरी जांच कराएगा। आज सभी लोग, रात भर गांव के लोग, इस समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग सक्रिय थे। सभी लोगों ने मदद करके, क्योंकि 9-9:30 बजे रात में ही घटना घटी है, तो सारे लोग जगे हुए थे। पूरे लोगों ने सहयोग करके सभी लोगों को सुरक्षित निकाला है। सियासत के धुरंधरों की नजरों में शायद 4 जिंदगियों की कोई कीमत नहीं होगी, नहीं तो ऐसे बयान से पहले कम से कम शर्म जरूर आती। रेल हादसे में जान गंवाने वालों के जख्मों की कीमत पैसों से तौलने के बाद अब इन बयानों से सियासत कितनी चमकेगी, ये तो राजनीति का हिसाब रखने वाले हमारे नेता ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच बिहार में हादसे पर सियासी तकरार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शराब पर सियासी मिजाज गर्म हो रहा है। मोर्चे पर बीजेपी है, निशाने पर आम आदमी पार्टी, और बहाना है शराब नीति का, जिसने दिल्ली की क्या तस्वीर तैयार की ये भी आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने ये तस्वीर बताती है कि शराब नीति को लेकर के बीजेपी ने कितने बड़े पैमाने पर मोर्चा खोला है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली आबकारी नीति मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में आई। तमाम नेताओं को डिटेन किया गया और इस सब के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। ऐसा नहीं है कि एक्शन सिर्फ प्रदेश या फिर माफ कीजिएगा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ लिया गया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने एक खालिस्तान समर्थक आतंकी को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दरअसल पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के 2 करीबी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अर्श डल्ला के करीबी पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया। पुलिस की टीम को इनपुट मिला था कि ये दोनों बदमाश देर रात प्रगति मैदान के पास बने टनल से गुजरने वाले थे और इस खबर पर काम करते हुए स्पेशल सेल एक्टिव हुई और इन दोनों को धर दबोचा गया।